बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज हेपेटोलॉजी। तो हेपेटोलॉजी में टॉपिक है हमारा सिरोसिस और इसकी कॉम्प्लिकेशन है। सिरोसिस क्या होता है? जिस तरह आपने पढ़ा होगा सीकेडी में, अगर जीएफआर आपकी 15 से कम हो तो वो एंड स्टेज रीनल डिजीज है। तो जो सिरोसिस है वो एंड स्टेज लीवर डिजीज होता है। अब सिरोसिस के अंदर इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस होती है। ये इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस आपको अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज में भी देखने को मिलती है। तो एंड स्टेज रीनल डिजीज है, इरिवर्सिबल डिफ्यूज फाइब्रोसिस होगी और दूसरा रीजनरेटिव नोड्यूल्स आएंगे। अब सिरोसिस को दो में डिवाइड करते हैं, कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड। कंपनसेटेड में क्या होता है? बॉडी कंपनसेट कर देती है, ठीक हो गया, ओके, लेकिन आपको क्लिनिकल फाइंडिंग्स दोनों में मिलती है। डीकंपनसेटेड सिरोसिस कब कहेंगे? जब उसमें आपको तकरीबन 5 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, 5 या 4 चीज़ें, वो अगले सफ़े पे लिखी हुई है। ओके, वो क्या चीज़ें होती है? एक एन्सेफलोपैथी होता है, नंबर 2 एस्टेरेक्सिस के सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट है, नंबर 2 एसाइटिस और कैपेटोमेडोसी मतलब एब्डोमेन की इन्वॉल्वमेंट है, और साथ एडीमा और फीटोर हेपेटिकस है। फीटोर हेपेटिकस को बोलते हैं ब्रेथ ऑफ द डेड, क्योंकि जो मार्केप्टोप्यूरिन्स होती है, मार्केप्टेन्स होती है, उनको लीवर ने तोड़ना होता है, और अगर नहीं तोड़ेगा तो ये सांस में आना शुरू हो जाते हैं और उनकी स्मेल बड़ी खराब होती है। तो अगर ओके सिरोसिस हो, सिरोसिस के साथ आपको वेरिसियल ब्लीडिंग, एसाइटिस, एन्सेफलोपैथी देखने को मिले, जॉन्डिस देखने को मिले, तो उसको बोलते हैं डीकम्पेंसेटेड वाला। अब कॉजेज के अंदर आ जाए, पूरी दुनिया के अंदर वायरल हेपेटाइटिस मोस्ट कॉमन है, हेपेटाइटिस बी एंड सी। बाकी यूके के अंदर अल्कोहलिक लिवर डिजीज है। बाकी प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेंजाइटिस, ऑटोइम्यून, इन सबको हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, ओके, और वीडियोस में सारी अपलोड कर दूंगा आज ही। तो सिरोसिस की क्या क्लिनिकल फाइंडिंग होती है? सिरोसिस एक एंड स्टेज रीनल डिजीज है, डेट मीन्स कि कैंसर वाली फाइंडिंग आएगी, वेट लॉस, एनोरेक्सिया, कैशेक्सिया होगा। इसके अलावा जॉन्डिस होगा, क्योंकि बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा, कोआगुलोपैथी क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर बनाने होते हैं, एन्सेफलोपैथी क्योंकि अमोनिया के लेवल बढ़ जाएगा, यूरिया साइकिल नहीं चलेगी, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाएगी, ओके, बिकॉज फाइब्रोसिस की वजह से क्या होता है? आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा देखने को मिलेगी। पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से एसाइटिस होता है, कैपोट मडोसी होता है, इसोफेजियल वायरसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब हम साइंस के अंदर आ जाते हैं। साइंस इनिशियली लीवर का साइज बड़ा होगा, स्पेसिफिकली लेफ्ट लोब बड़ा होता है, लेकिन बाद में क्या होगा? लीवर का साइज छोटा होना शुरू हो जाएगा और नोड्यूल बनना शुरू हो जाते हैं। अब कंपनसेटेड और डीकंपनसेटेड सिरोसिस को कैसे डिफरेंशिएट करना होता है? ओके, डीकंपनसेटेड के अंदर आपको 4 चीज़ें बताई है। एन्सेफलोपैथी होता है, सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट है, स्टेरेक्सिस है, कैपेटोमेडोसी, ओके, एसाइटिस हो गया, फीटोर हेपेटिकस हो गया, ओके, ठीक हो गया। जबकि कंपनसेटेड में क्या होगा? ज़ेंथिलिस्मा, पैरोटिड इन्लार्जमेंट, क्योंकि क्या होता है कि आगे हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, हाइपरलिपिडीमिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि आगे लीवर का एक्सक्रीट नहीं कर पा रहा। स्पाइडर एंजियोमा और पाल्मर एरिथीमा, एस्ट्रोजन ज़्यादा हो जाएगा, डीकंजुगेशन नहीं हो पा रही। पैरोटिड और लैक्रिमल ग्लैंड की इन्लार्जमेंट आपको देखने को मिल सकती है। गायनिकोमास्टिया, टेस्टिकुलर एट्रोफी एस्ट्रोजन की वजह से होती है। स्प्लीनोमेगाली होगी, लीवर का साइज इनिशियली बड़ा होता है लेकिन बाद में छोटा होता रहता है। परपरा और अल्सर बनना शुरू होगा, ये भी आपको देखने को मिलता है, और इसमें भी क्लबिंग होती है सिरोसिस में, ओके। और पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है? पोर्टल हाइपरटेंशन में स्प्लीनोमेगाली होता है, साइटिस होता है, कैपेटोमेडोसी होता है, एब्डोमेन की वेन्स बढ़ जाएगी, यानी जो पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं, ओके। अब इन्वेस्टिगेशन आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन को 3 में डिवाइड कर रहे हैं। कुछ ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जो डिजीज की सीवियरिटी को चेक करने के लिए होती है। उसमें पहला तो कराओगे एलएफटी। एलएफटी में क्या होगा? एलएफटी में 2 चीज़ें जो लीवर बनाता होता है, एल्ब्यूमिन और क्लॉटिंग फैक्टर, वो दोनों कम हो जाएगी। एल्ब्यूमिन कम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। एलएफटीज में क्या होगा? बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, ईएसटी ईएलटी के लेवल ज़्यादा होगा, ईएलपी और जीजीटी भी ज़्यादा होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा नहीं होंगे। सीरम इलेक्ट्रोलाइट में हाइपोनाट्रीमिया होगा, फ्लूइड ओवरलोड की वजह से आपको देखने को मिल सकता होता है। क्यों? क्योंकि एल्डोस्टेरोन वगैरह, वैसे एल्डोस्टेरोन तो वैसे हाइपोनाट्रीमिया करवाता है, एल्डोस्टेरोन तो हाइपर करवाता है, लेकिन यहाँ पे फ्लूइड ओवरलोड होगा, एडीएच ज़्यादा होने की वजह से आपको हाइपोनाट्रीमिया देखने को मिलता है। सीरम क्रिएटिनिन अगर ज़्यादा देखने को मिले, दैट मीन्स हेपेटोरेनल सिंड्रोम हो गया है, ओके। सीबीसी की बात करें, सीबीसी में एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इन शॉर्ट यहाँ पे भी हेमाटोपोइसिस रुकी पड़ी है, एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस। कॉज को देखने के लिए वायरल मार्कर चेक कराओगे हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए, लाइक कोर आईजीएम बी मैंने बताया था। हेपेटाइटिस सी के लिए आप आरएनए वगैरह टेस्ट करवाते हैं। ऑटो एंटीबॉडी, ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस में अगर 1 है तो फिर कौन सी एंटीबॉडी होगी, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ओके। वैसे ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस आएगा, 1 के अंदर एएनए और एंटी स्मूथ मसल एंटीबॉडी होता है, 2 के अंदर एंटी लीवर किडनी माइटोसोमल होती है, एंटी एल्कियम, और तीसरे में एंटी एसएलए होता है। इम्यूनोग्लोबुलिन हो गया, आयरन प्रोफाइल, फेरेटिन हीमोक्रोमेटोसिस के लिए, कॉपर सिरोलोप्लाज्मिन विल्सन के लिए, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन लेवल चेक कराओगे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी के अंदर। इमेजिंग में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन आ जाएगा, एंडोस्कोपी या वेरिसिस को ठीक करने के लिए, हाइपरटेंसिव गैस्ट्रोपैथी के लिए करते हैं, ओके। फाइब्रोसिस को चेक करने के लिए फाइब्रो स्कैन कराते हैं, फाइब्रोसिस को चेक कराने के लिए ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी कराते हैं, लास्ट में बिनाइन ट्यूमर को देखने के लिए एमआरआई है, और जो फाइनल टेस्ट है वो लीवर बायोप्सी वगैरह आता होता है, ओके। अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम 2 स्कोर यूज करते हैं, मेटावीर और इशाक स्केल। अच्छा, प्रोग्नोसिस ऑफ
सिरोसिस सिवियरिटी या प्रोग्नोसिस को चेक करने के लिए एक स्कोर आता है, चार्ल्ड पुक स्कोर होता है। ओके, कौन सा स्कोर होता है? चार्ल्ड पुक स्कोर होता है। अब चार्ल्ड पुक स्कोर में निमोनिक होता है, बीप है, बीप। बीप से रट्टा मार लो या बिया से रट्टा मार लो। बी से बिलिरुबिन आईएनआर, यानी जो आपको बताया था। इसके अलावा 3 ए होती है, या बीप से रट्टा मार सकते हो। बी से क्या होता है? बिलिरुबिन होता है। ई से एनसेफेलोपैथी आपको देखने को मिलती होती है। ए से साइटिस और एल्ब्यूमिन, और पी से प्रोथ्रोम्बिन टाइम होता है। बस इनके पॉइंट्स देख लो। ओके, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है अगर चाइल्ड पुक स्कोर क्या होगा? ए। अब इसकी कैटेगरी है चाइल्ड पुक ए बी सी। ए में क्या होता है? 7 से कम होता है। बी में क्या होता है? 7 से लेकर 9 होता है। और सी वाला 10 से ज़्यादा देखने को मिलता होता है। बस ये देखना है कि जिसका चाइल्ड पुक स्कोर कम है ना, ओके, ठीक हो गया, उसका सर्वाइवल रेट रिलेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसके बाद पुअर प्रोग्नोस्टिक इंडिकेटर के पुअर प्रोग्नोस्टिक क्या होते हैं? अगर एल्ब्यूमिन कम है 28 से, सोडियम कम है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन ज़्यादा है, जॉन्डिस बढ़ रहा है, थेरेपी से ठीक नहीं हो रहा, पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो गई है, तो ये हो जाएगा। अब हम कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ जाते हैं। ये सारी कॉम्प्लिकेशन इस चैप्टर में पढ़नी है। एसाइटिस होगा, सिरोसिस। एसाइटिस क्यों होगा? वो पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होगा। ओके, ठीक हो गया। बाकी पोर्टल हाइपरटेंशन सिरोसिस के अलावा भी हो सकती है, लेकिन अगर सिरोसिस ने अगर एसाइटिस करवाना तो वो पोर्टल हाइपरटेंशन से ही होगा। ओके, ठीक है। इसके अलावा प्रोग्रेसिव हार्ट फेलियर हो सकता है, होता है, सिरोसिस की वजह से भी हो सकता है, और हार्ट फेल होने की वजह से भी सिरोसिस हो सकता है। हेपेटोरीनल सिंड्रोम, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, पोर्टोपल्मोनरी सिंड्रोम, एसाइटिस हो गया तो एसबीपी हो जाएगा, लास्ट में हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। ओके, अब सिरोसिस के लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता। आपने क्या करना होता है? आपने अंडरलाइन कॉज को ठीक करना होता है, कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, कैंसर की स्क्रीनिंग करानी और लीवर की ट्रांसप्लांटेशन है। अब आ गई कॉम्प्लिकेशन ऑफ सिरोसिस। पहला पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ना है हमने। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है? जो पोर्टल वेन होती है, दो वेन्स को मिलाने से बनती है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन और सप्लीनिक वेन, बिहाइंड द नेक ऑफ पेनक्रियास। और पोर्टल वेन में जो प्रेशर होता है वो 5 से लेकर 8 का होता है। ओके, जो पोर्टल हाइपरटेंशन होती है ये उस वक्त होगी जब पोर्टल वीनस प्रेशर क्या होगा? 12 मिलीमीटर से ज़्यादा होगा। और उसको कैसे निकालेंगे? हेपेटिक वीनस प्रेशर ग्रेडिएंट से। वो क्या होगा? हेपेटो वीनस प्रेशर ग्रेडिएंट क्या होगा? 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो। दैट मीन्स कि पोर्टल वीनस प्रेशर 12 से ज़्यादा हो गया है। दैट मीन्स पोर्टल हाइपरटेंशन है। पोर्टल हाइपरटेंशन की कॉजेज़ को 3 में डिवाइड करते हैं कि जो पोर्टल वेन के कभी-कभार पोर्टल वेन का एंटर होना है, लीवर के अंदर एंटर होना ना, तो प्री हेपेटिक कॉज, इंट्रा हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक में प्री साइनसॉइडल यानी हेपेटिक से पहले, साइनसॉइड्स में ओपन होने से पहले, यानी लीवर में एंटर होने से पहले पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है, सप्लीनिक वेन की थ्रोम्बोसिस हो सकती है। पोर्टल वेन की थ्रोम्बोसिस हाइपरकोआगुलोपैथी की वजह से होती है। इंट्रा हेपेटिक कॉजेस में साइनसॉइड में एंटर होने से पहले, साइनसॉइड के अंदर और साइनसॉइड के बाद। प्री साइनसॉइडल के अंदर आपका शिस्टोसोमियासिस आ जाएगा, मोस्ट कॉमन, बाकी सार्कोइडोसिस है। साइनसॉइडल के अंदर सिरोसिस आ जाएगा, और पोस्ट साइनसॉइडल के अंदर वेनो ओक्लूसिव डिजीज है। इन सबको मैंने आगे वीडियोस में एक्सप्लेन कर दिया है, वो देख लेना। और लीवर से बाहर निकल गया है, लेकिन पोस्ट हिपैटिक यानी पोस्ट हिपैटिक हेपेटिक वेन की है ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसमें बुट चैरी सिंड्रोम है, राइट साइडेड हार्ट फेलियर, उसकी वजह से भी कंजेशन होती है, कार्डिक सिरोसिस होगा, कंस्ट्रक्टिव पेरिकार्डाइटिस है। ठीक हो गया पोस्ट हेपेटिक कॉजेस के अंदर। अब क्लिनिकल फीचर में क्या होगा? पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से सप्लीना में गैली होती है। ओके, अडल्ट में देखने को मिलती है, 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा की होती है। अब एसाइटिस, एसाइटिस किसमें डेवलप होगा? एसाइटिस सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हेपेटिक में और साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन में होगा। ये प्री साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन में नहीं होगा, पहले वाले में नहीं होगा। ठीक हो गया, क्योंकि इसमें प्रेशर डेवलप नहीं होता इतना ज़्यादा एसाइटिस करवाने के लिए। इसके बाद फीट और हेपेटिकस है, इसको ब्रेथ ऑफ डेथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन में पोर्टल सिस्टमिक शंटिंग होती है। पोर्टल सिस्टमिक शंटिंग में क्या होगा? पोर्टल वेन का ब्लड सिस्टमिक में जाना शुरू कर देगा डायरेक्ट, और जो मैरकैप्टेन्स होती है जिनको तोड़ना होता है लीवर ने, लेकिन वो लंग्स के पास चले जाएगी, कैपन मर्जूसी होगा। इसके अलावा एक सिंड्रोम है कुरवुलियर बमगार्टन सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? ओके, कि जो पैराम्बलाइकल वेन है ना, पैराम्बलाइकल वेन, उसकी डिस्टेंशन होती है, उसकी डिस्टेंशन की वजह से वीनस हार्म होगा, वीनस हार्म ऑन ऑस्कल्टेशन ड्यू टू डिस्टेंशन ऑफ पैराम्बलाइकल वेन, तो ये होता है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन की क्या कॉम्प्लिकेशन होती है? मैंने कहा था कि सिरोसिस अगर एसाइटिस करवाएगा तो वो किस रास्ते से कराएगा? पोर्टल हाइपरटेंशन के जरिए, यानी वो साइनोसॉइडल की वजह से होता है। वेरिसिल ब्लीडिंग होगी, स्प्लीन का साइज बड़ा होगा, स्प्लीन सेल्स को उड़ाना शुरू कर देगी, स्पेसिफिकली प्लेटलेट को, तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, कंजेशन होगी स्टोमक की, हाइपरटेंसिव हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी हो जाएगा, और रीनल फेलियर, हेपेटोरीनल सिंड्रोम हो जाएगा। एसाइटिस, एसाइटिस में आपको 2 साइन देखने को मिलते हैं। अगर फ्लूइड 100 ml से ज़्यादा का हो तो पुडल साइन है, 500 ml से ज़्यादा का हो तो शिफ्टिंग डलनेस होता है, फ्लूइड थ्रिल होता है। एसाइटिस में क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब इसकी कॉजेज़ क्या होती है? प्री साइनोसॉइडल पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से नहीं होता, मोस्टली साइनोसॉइडल की वजह से होता है। अगर एल्ब्यूमिन कम होगा, एल्ब्यूमिन 2 कंडीशन में कम होता है, सिरोसिस के अंदर, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर। ओके, इसके अलावा दूसरा ये है कि अगर हेपेटिक लिम्फ है वो पेरिटोनियल कैविटी में चला गया तो उसकी वजह से भी हो सकती है। सबक्लैनिक वेसोडाइलेशन, इंटेस्टिनल फ्लूइड लीकेज की वजह से हो सकती है, और सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म, जिसकी वजह से रिटेंशन सोडियम की और वाटर की होती है। ओके, इस केस में भी एसाइटिस होता है।
तो साइंस क्या होती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, फ्लूइड शिफ्टिंग बैलेंस परकशन पे देखने को मिलती होती है। मैनेजमेंट में आ जाती है, सोसाइटीज़ में पानी भरा हुआ है तो आपने सोडियम और वाटर की रिस्ट्रिक्शन करनी है। सोडियम को आपने 100 मिलीमोल तक करना है, यानी कोई साल्ट ऐड नहीं करना। वाटर की रिस्ट्रिक्शन भी इतनी कर देनी है, ओके। इसके बाद डायूरेटिक, डायूरेटिक कौन से इस्तेमाल करोगे, अल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट। क्यों? क्योंकि असल में यहाँ पे मेन काम अल्डोस्टेरॉन की वजह से हो रहा है। अल्डोस्टेरॉन सोडियम के वाटर की रिटेंशन वगैरह करवा रहा है। तो स्पाइरोलेक्टोन को अब लोग डायरेटिक के साथ मिला के दोगे फ्यूरासिमाइड, लेकिन स्पाइरोलेक्टोन की वजह से हाइपरकलीमिया और गायनेकोमास्टिया होगा। तो पहले आपने सोडियम वाटर की रिस्ट्रिक्शन किया, दूसरा डायूरेटिक इस्तेमाल किया, लेकिन अगर उससे ठीक नहीं हुआ डायूरेटिक से, खासतौर पर स्पाइरोलेक्टोन फ्यूरासिमाइड से, तो वो रिफ्रैक्टरी एसाइटिस है। रिफ्रैक्टरी एसाइटिस में दो ट्रीटमेंट होते हैं। नंबर वन, लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस, ओके, जिसमें 3 से लेकर 5 लीटर का फ्लूइड निकाल देते हैं। इसके बाद एल्ब्यूमिन की रिप्लेसमेंट करते हैं, ओके। लेकिन अगर एसबीपी हो गया तो आपने कभी भी परफॉर्म नहीं करना, क्योंकि एक्यूट रीनल फेलियर हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएगी। और लास्ट में क्या टिप्स है, ट्रांसट्यूबुलर इंट्राहेपेटिक वाटर सिस्टमिक शंट। तो साइटिस का मैनेजमेंट क्या होता है, ओके। साइटिस का मैनेजमेंट होता है सोडियम वाटर की रिस्ट्रिक्शन, स्पाइरोलेक्टोन, फ्यूरासिमाइड, रिफ्रैक्टरी या तो लार्ज वॉल्यूम पैरासिंथेसिस और ट्रिप्स आ जाएगा। इसके बाद कॉजेज ऑफ असाइटिस है। साइटिस की कॉजेज को दो में डिवाइड करते हैं कि पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से हुई है और नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन है। तो उनको देखने के लिए हम एक ग्रेडियंट इस्तेमाल करते हैं, वह है सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिस फ्लूइड ग्रेडियंट है कि सीरम एल्ब्यूमिन के प्लाज्मा में कितनी एल्ब्यूमिन और एसाइटिस में कितनी एल्ब्यूमिन है। और ये जब होगी, प्रोटीन्स जब लीक करती है तब वेसोडाइलेशन हो जाती है, ठीक हो गया, ओके। और वेसोडाइलेशन इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, यानी जब प्रोटीन लीक करना शुरू कर देगी तो वो एक्सुडेटिव एसाइटिस है। तो सीरम एल्ब्यूमिन ग्रेडियंट होता है अगर वो क्या हो 1.1 से 1.1 ग्राम पर डेसीलीटर से कम हो, दैट मीन्स के एसाइटिस फ्लूइड में एल्ब्यूमिन चली गई है। तो इस केस में क्या होगा, जो टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन है वो 25 ग्राम से ज़्यादा की होती है, ओके। और सीरम एल्ब्यूमिन एसाइटिस ग्रेडियंट 1.1 से क्या होगा, कम होगा। एक्सुडेटिव एसाइटिस का मतलब है प्रोटीन रिच फ्लूइड है, सेल रिच फ्लूइड है, ओके। जबकि ट्रांसुडेटिव के अंदर क्या होता है, टोटल प्रोटीन कंसंट्रेशन 25 से कम होती है और ओके। और जो एसाइटिक फ्लूइड में कम गई हुई होती है। ट्रांसुडेटिव प्रोटीन पुअर होता है। डिफरेंस होता है सीरम और एसाइटिक फ्लूइड में, वो ज़्यादा देखने को मिलता है। दैट इज़ वाई अगर 1.1 से ज़्यादा हो ट्रांसुडेटिव, जो मेनली पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होती है, और अगर 1.1 से कम हो एक्सुडेटिव, जो मेनली इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, ओके। अब इसके बाद आपने क्या करना होता है, अगर पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से है तो आपने क्या चेक करना है, प्रोटीन लेवल चेक करना है। अगर प्रोटीन 2.5 से कम है तो सिरोसिस है, ओके। अगर 2.5 से ज़्यादा है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की वजह से आ गया, या इंट्रावीनस इंफीरियर वेना कैवा की थ्रोम्बोसिस है, या साइनोसोइडल ब्लॉकेट या बुट-चारी सिंड्रोम है, ओके। सारे क्लासेस आ जाएंगे। इसके बाद अगर नॉन पोर्टल हाइपरटेंशन रिलेटेड है, इसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम आ जाएगा, पेरिटोनाइटिस है जिसमें ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस है, पेरिटोनियल कार्सिनोमेटोसिस है। कौन से कैंसर पेरिटोनियम में जाते हैं, मेसोथेलियोमा, ओवरी, स्टोमक का कैंसर है, पेनकिलेटाइटिस, वास्कुलाइटिस है, मेक सिंड्रोम जो कि ओवेरियन ट्यूमर में होता है, और हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसके बाद हम आ जाते हैं इसोफेजियल वायरसेस, जो कि अपर जीआई ब्लीडिंग वगैरह करवाता होता है। इसोफेजियल वायरसेस क्या होता है, पोर्टोसिस्टेमिक शंट्स की वजह से होता है, ओके। अब पोर्टोसिस्टेमिक शंट कहाँ क्रिएट होते हैं, पोर्टल और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर, और ये क्यों होते हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से। तो इसमें अपर जीआई ब्लीडिंग होगी, हेमाटोमेसिस होगा, ब्लीना देखने को मिलता होता है। अब इसोफेगस के अंदर जो पोर्टोसिस्टेमिक शंट होता है वो दो के दरमियान होगा। नंबर वन, लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन की इसोफेजियल ब्रांचेस में, जो कि पोर्टल वेन में जाती है, और इसोफेजियल वेन, और इसोफेजियल वेन जो कि मिडल वन थर्ड को ड्रेन कर रही है, किसके अंदर, एजाइगस में, ठीक हो गया। तो एजाइगस वेन में वाली, और दूसरा लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन वाली, पोर्टल ट्रिब्यूटरी, सिस्टेमिक ट्रिब्यूटरी है, ओके। अब मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए इसकी, अगर रिकरेंस है इसोफेजियल वायरसेस का तो टिप्स कराएंगे। अगर नॉन ब्लीडिंग वायरसेस है, नॉन ब्लीडिंग वायरसेस, तो ड्रग नाइडोलोल लिखा हुआ है, नाइडोलोल। नाइडोलोल 3 जगह पे इस्तेमाल होती है, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी, प्रोफिलैक्सिस ऑफ माइग्रेन है, और ठीक हो गया T3 अगर ज़्यादा हो उस केस में भी, ठीक है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर है। अगर ब्लीडिंग है, बीपी कम हुआ है, ग्रे कैनुला डालोगे, आईवी फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन दोगे और एंडोस्कोपिक वेरिसियल लाइगेशन करोगे। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में क्या, सबसे पहले पेशेंट को रिससिटेट करना होता है, पल्स और बीपी को मेंटेन करना होता है, आईवी लाइन लगाई और आईवी फ्लूइड्स दिया, नॉर्मल सलाइन दिया एक्स्ट्रा वॉल्यूम को रिप्लेस करने के लिए, ओके। पोर्टल हाइपरटेंशन को रिड्यूस करने के लिए टाइलिप्रेसिन है, एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे एसबीपी को प्रिवेंट करने के लिए, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस जिसके अंदर 250 से ज़्यादा का होगा, न्यूट्रोफिल। एंडोस्कोपी करेंगे डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए, और एंडोस्कोपी से ही बैंड लाइगेशन करेंगे ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ओके। और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर इस्तेमाल करेंगे टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सेकेंडरी ब्लीडिंग, ओके, फ्रॉम बैंड इंड्यूसर, ओके। तो ये इमरजेंसी मैनेजमेंट आ गया, ओके। अब एंडोस्कोपी से बैंड लाइगेशन और सेक्लेरोथेरेपी करेंगे। बैंड लाइगेशन ज़्यादा अच्छी होती है, मेथड ऑफ चॉइस होता है, ओके।
इसमें इसोफेजियल परफोरेशन के चांसेस कम होते हैं, लेकिन स्क्लेरोथेरेपी के अंदर स्क्लेराइजिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, इसमें इसोफेजियल परफोरेशन और स्ट्रक्चर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद फार्माकोलॉजिकल है, इसमें जो ड्रग चॉइस होती है वो टर्लीप्रेसिन होती है, जो वेसोप्रेसिन रिलीज करती है, वो पोर्टल हाइपरटेंशन को कम कर देता है, मोर्टेलिटी को कम कर देती है। अल्टरनेटिव एजेंट के अंदर ऑक्ट्रियोटाइड आ जाएगा। यूजेस क्या है, ओके, लेस यूजफुल होती है, ये एक्टिव ब्लीडिंग को कम करने के लिए इस्तेमाल होती है जब हम एंडोस्कोपी अरेंज कर रहे होते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है एमआई और हार्ट फेलियर हो जाएगा। इसके बाद है बैलून टेम्पोनाट। बैलून टेम्पोनाट कब यूज करेंगे, जब एंडोस्कोपी फारिग होगी है, एंडोस्कोपिक बैंड लाइगेशन स्क्लेरोथेरेपी फारिग होगी है, फार्माकोलॉजिकल ड्रग फारिग होगी है, हेमरेज बहुत ज़्यादा है, तो इसमें जो बैलून इस्तेमाल करते हैं, जो ट्यूब इस्तेमाल करते हैं, वो है सेंसटेकिन ब्लैक नो ट्यूब है, जिसमें 2 बैलून होते हैं। सबसे पहले गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेट करेंगे इतनी एयर से, अगर ब्लीडिंग नहीं रुक रही तो इसे फिजिल बैलून को इन्फ्लेट करेंगे, ओके, लेकिन 10 मिनट से ज़्यादा आपने डिफ्लेट करना है, ओके, टू अवॉइड इसोफेजियल म्यूकोसल डैमेज है। बस ये देख लो आप, इसकी कॉम्प्लिकेशन परफोरेशन, एस्पायरेशन, अमोनिया। और लास्ट में टिप्स है, अगर ब्लीडिंग उससे भी नहीं रुक रही एंडोस्कोपिक थेरेपी से 2 दिन 5 दिन के अंदर, तो टिप्स यूज़ करते हैं, ये आखिरी ट्रीटमेंट है टिप्स। तो टिप्स के अंदर क्या करते हैं, ट्रांसजुगुलर इंट्राहिपैटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट के लीवर के अंदर ही हम पोर्टोसिस्टेमिक शंट क्रिएट कर देते हैं, इसमें स्टंट डालेंगे पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन में, ओके, ठीक हो गया। यानी स्टंट डालेंगे फिमोरल वेन से होता हुआ, ओके, वैसे नहीं, जुगुलर वेन से डालते हैं, जुगुलर वेन से राइट हार्ट से होता हुआ कहाँ जाएगा, हिपैटिक वेन, और फिर पोर्टल वेन को जोड़ देंगे, पोर्टल सिस्टेमिक शंट होगा जिसकी वजह से पोर्टल प्रेशर कम होगा, इंटरनल जुगुलर वेन के जरिए जाते हैं। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन एंसेफेलोपैथी और मोर्टेलिटी को कम नहीं करता, मोर्टेलिटी को एक ही ड्रग कम करती है, वो है टर्लीप्रेसिन। बाकी प्रोफाइलैक्सिस के अंदर क्या होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन में प्रोपानोलोल इस्तेमाल करते हैं बिफोर ब्लीडिंग अकर, ठीक हो गया। नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट रिकरेंट वेरिसेल ब्लीडिंग है, फिर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी है, ओके। अब हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी न्यूरोसाइकियाट्रिक सिंड्रोम होता है, सिरोसिस की वजह से होता है। इसके 4 ग्रेडिंग है, पहला कन्फ्यूजन होता है, ओके, वैसे कन्फ्यूजन तीसरे में होता है। पहले में पुअर कंसंट्रेशन स्लर्ड स्पीच होती है, दूसरे में बंदा ड्राउजी होना शुरू हो जाता है, अग्रेसिव बिहेवियर है, तीसरे में बंदा कन्फ्यूजन स्लो स्लीपी होता है, चौथे में बंदा कोमे में है। तो पुअर कंसंट्रेशन होगा, ड्राउजी होगा, कन्फ्यूजन है, वो कोमा आ जाएगा, ओके, ठीक हो गया। तो इसका रट्टा मार सकते हो CDCC से, कंसंट्रेशन, ड्राउजी, कन्फ्यूजन, कोमा आ जाएगा, ओके, ऑलमोस्ट ये हो जाएगा टॉपिक। तो इसकी पैथोजेनेसिस क्या होता है कि लीवर के अंदर यूरिया साइकिल होती है, वो नहीं चल पा रही होती है, और नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनाती है, न्यूरोटॉक्सिन बनाना शुरू कर देते हैं। ये न्यूरोटॉक्सिन फास्ट न्यूरोट्रांसमीटर का काम करते हैं, लाइक गामा मोनोब्यूटारिक एसिड का, और ये एन्सेफेलोपैथी करवा देते हैं, ओके। सब इसमें क्या होगा, इसमें बंदे के अंदर सबसे पहले मेंटल डिटोरिएशन होगी, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस देखने को मिल सकती है, अग्रेसिवनेस, कोमा, तो ये देख लो तरतीब। फ्लैपिंग ट्राइमर हो गए, स्टेलैक्सिस वाला, मायोक्लोनस नहीं होती। कंस्ट्रक्शनल एप्रेक्सिया कि ऑब्जेक्ट को ड्रा नहीं कर पाएगा, हाइपर रिफ्लेक्सिया होगा, बायलैटरल बबिन्स्की साइन देखने को मिल सकता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी के अंदर क्या होगा, डिफ्यूज स्लोइंग ऑफ अल्फा वेव्स है, अल्फा वेव्स हमारी मेंटल एक्टिविटी को वैसे पर शो करती होती है, वो स्लो होना शुरू हो जाएगी। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाती है, इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, अमोनिया के लेवल ज़्यादा होगा, और आपको इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी में क्या मिलेगी, आपको ट्राइफेजिक पैटर्न है, अल्फा वेव स्लो होना शुरू हो जाती है, डेल्टा वेव आना शुरू हो जाती है। ट्रीटमेंट के अंदर आ जाते हैं, लैक्सेटिव आ जाते हैं, लैक्सेटिव में लैक्टोलोस है, लैक्टोलोस करता क्या है, ये क्लोन की पीएच को कम कर देता है, और जब क्लोन की पीएच कम हो जाएगी तो अमोनिया किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमोनिया कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम के अंदर, और उसकी अब्सॉर्प्शन कम से कम हो जाएगी। दूसरा नियोमाइसिन है, ओके, नियोमाइसिन, तो नियोमाइसिन क्या करती है, अमोनिया प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया को कम कर देती है। नेक्स्ट है रिफेक्सिमिन, रिफेक्सिमिन भी बैक्टीरियल कंटेंट को कम कर देती है, एंटीबायोटिक है। इसके अलावा ट्रिगर फैक्टर को वाइड करना है, डिहाइड्रेशन को वाइड करना है कि इनकी कंसंट्रेशन ना हो, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करना है आपने, ओके, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को ठीक करना है, हाइपोकैलेमिया को ठीक करना होता है, इन्फेक्शन को ठीक करना होता है। इसके अलावा डाइटरी प्रोटीन कम से कम होनी है, क्यों, क्योंकि आगे अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म कम से कम हो, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट कम से कम हो। अलबत्ता जो ब्रांच चेन अमाइनो एसिड होते हैं ये प्रेफरेबल होते हैं, क्योंकि इनकी मेटाबॉलिज्म स्केलेटल मसल में होती है, लीवर के अंदर इतनी खास नहीं होती। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है SBP, ओके, SBP सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है सिरोसिस के अंदर। इसमें बुखार होगा, एब्डोमिनल टेंडरनेस होगी, पैरोटिनाइटिस होता है, एन्सेफेलोपैथी होता है। तो सडन ऑनसेट ऑफ एब्डोमिनल पेन है, रिबाउंड टेंडरनेस होती है, पैरोटिनाइटिस वाले फीचर देखने को मिलते हैं, साथ में सिरोसिस एसाइटिस भी होगा। तो इसमें जो मेन जो है वो है एसाइटिक टैब, पैरासिंथेसिस करेंगे, एसाइटिक फ्लूइड एग्जामिनेशन करेंगे, क्लाउडी होगा, न्यूट्रोफिल काउंट क्या होगा, ओके, न्यूट्रोफिल काउंट 250 से ज़्यादा का होगा। ऑर्गेनिज्म मोस्टली कॉमन कौन सा होता है, ई कोलाई, बाकी नीमोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई भी होते हैं। ट्रीटमेंट में आ जाओ, ट्रीटमेंट में सेफ्ट्राइक्सोन इस्तेमाल कर सकते हैं, सीफोटैक्सिम, जबकि प्रिवेंशन में क्या होगा, CN इस्तेमाल करेंगे, ओके, CN में क्या है, सेप्रोफ्लॉक्सासिन और नॉरफ्लॉक्सासिन आ जाएगा, ओके। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टिक शॉक, सेप्टिक शॉक में ट्रीटमेंट क्या होता है, IV फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन देते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन देते होते हैं। फ्लूइड्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं कार्डियोजेनिक शॉक में, और वो कौन सा MI है जिसमें फ्लूइड्स देते हैं, वो राइट वेंट्रिकल वाला,
एमआई होता है, इन्फीरियर वाला एमआई होता है। अब हेपेटोरेनल सिंड्रोम, ओके, सिरोसिस वाले पेशेंट में, साइटिस वाले पेशेंट में रीनल फेलियर हो जाना, उसको बोलते हैं एचआरएस। अब ये क्यों होता है? बिकॉज क्या होती है सिरोसिस वाले पेशेंट में, क्या होती है, ओके, सीवियर रीनल वेसोकंस्ट्रक्शन होती है, रीनल वेसोकंस्ट्रक्शन ड्यू टू अंडरफिलिंग ऑफ आर्टीरियल सर्कुलेशन। ओके, ठीक हो गया। ओके, तो रीनल वेसोकंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलती है। किडनी पैथोलॉजिकली तो नॉर्मल है, लेकिन ये आपको प्री रीनल एजोटीमिया देखने को मिलता है, लाइक 1 आपको 20 से ज़्यादा का होगा। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होगा? नंबर 1 सिरोसिस और एसाइटिस होगा, नंबर 2 एक्यूट किडनी इंजरी होनी चाहिए, नंबर 3 वो इम्प्रूव नहीं होनी चाहिए आफ्टर डिसकंटिन्यूइंग डाययूरेटिक और वॉल्यूम एक्सपांशन, यानी डाययूरेटिक को डिसकंटिन्यू करने से और वॉल्यूम एक्सपांशन करने से ठीक नहीं होनी चाहिए। शॉक नहीं होना चाहिए, नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग वगैरह भी नहीं होने चाहिए, और कोई ऑर्गेनिक किडनी डैमेज नहीं होना चाहिए, मतलब सिरोसिस होना चाहिए, किडनी खराब होना चाहिए, और कोई दूसरे आपको फाइंडिंग नहीं मिलनी चाहिए। अब इसकी दो टाइप्स होती है, टाइप 1 टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादा सीवियर होती है, इसमें प्रोग्रेसिव डिटोरिएशन होता है सर्कुलेटरी और रीनल फंक्शन का, इसका पुअर प्रोग्नोसिस होता है। अगर क्रिएटिनिन 2.5 से ज़्यादा हो का हो या 1.5 टाइम हो बेस लाइन का। और नंबर 2 यूरिन सोडियम एक्सक्रीशन, यानी फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम 10 मिलीमीटर 10 मिलीमोल से कम हो। ओके, और दूसरा यूरिन की जो ऑस्मोलैलिटी है वो 1.5। इन शॉर्ट प्री रीनल एजोटीमिया वाले सारे फीचर दिए गए हैं। जो टाइप 2 है ये स्टीडी होता है, ग्रेजुअल होता है, वो रैपिड होता है, ये ग्रेजुअल होता है। ओके, तो इसका प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। टाइप 2 में क्या होगा? अगर टाइप 2 में अगर रिफ्रैक्टरी एसाइटिस है ना, तो फिर आप टिप्स करते हैं। टिप्स टिप्स क्या होता है? टिप्स हमने यहाँ पे पढ़ा था, ट्रांसट्यूबुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टल सिस्टमिक शंट हो गया। ओके, क्लियर। एसोफेजियल वायरसेस के अंदर। और अगर टाइप 1 है, सीवियर है, तो उसमें वेसो कंस्ट्रक्टर ऑक्ट्रियोटाइड इस्तेमाल करेंगे आप, और मिडोड्रोन इस्तेमाल करेंगे, एल्ब्यूमिन देंगे। ओके, इसके अलावा इसका निमोनिक होता है मोटा, मिडोड्रोन, ऑक्ट्रियोटाइड, टर्लीप्रेसिन, एल्ब्यूमिन देंगे। डेफिनेटली ट्रीटमेंट लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है और हीमोडायलिसिस भी कर लेंगे, वैसे नॉर्मली नहीं करते होते। इसके बाद लास्ट है हिपैटोपल्मोनरी सिंड्रोम। एक पोर्टोपल्मोनरी सिंड्रोम भी होता है। ओके, ये क्यों होता है? ये वाइड सेपरेट वेसोडायलेशन की वजह से होता है, स्पेसिफिकली एनओ की वजह से होता है। तो इसका इसमें क्या होगा? सिरोसिस होगा, डिकम्पेंसेटेड सिरोसिस होगा, हाइपोक्सीमिया होगा। ओके, और इंट्रा पल्मोनरी वास्कुलर डायलेटेशन होगी, पल्मोनरी डिजीज नहीं होगा। ये क्यों होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड ज़्यादा होने की वजह से होता है, जो आगे क्या करवा देगा? आगे विजुअलाइजेशन वगैरह, हाइपोक्सीमिया वगैरह करा देगा। तो इसमें क्लिनिकल फीचर में क्लबिंग होगा, साइनोसिस होगा, और एक सिंड्रोम होगा, प्लेटिपनिया ऑर्थोडिक्सिया सिंड्रोम। इसमें क्या होगा? इसमें जब पेशेंट पोजीशन को चेंज कर लेगा, प्लेटिपनिया लिखा हुआ है। ओके, अब इसका इन्वेस्टिगेशन और चॉइस बबल कंट्रास्ट को होता है। प्लेटिपनिया मतलब सिटिंग पोजीशन है, ऑर्थो आती है आपकी अपराइट पोजीशन वगैरह आ जाती है, ऑर्थोपनिया वाला। जैसे ऑर्थोपनिया यही होता है, रिकम्बेंट पोजीशन होती है। डॉक्सिया, डॉक्सिया में क्या होता है? ऑक्सीजन कम, पार्शियल प्रेशर, सैचुरेशन वगैरह कम होती है। तो अगर पेशेंट रिकम्बेंट पोजीशन से, लेटी वाली पोजीशन से अपराइट पोजीशन में आएगा, तो डिस्निया बढ़ेगा और साथ हाइपोक्सिया बढ़ेगा। ये क्यों होता है? एवी मैलफॉर्मेशन की वजह से होता है, आर्टरीवेनस कम्युनिकेशन की वजह से होता है, इंट्रापल्मोनरी शंटिंग की वजह से होता है। इसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो लिवर ट्रांसप्लांटेशन होता है।